बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होंगे, आज का वीडियो इसी के ऊपर रहने वाला है। तो पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। मैंने पिछले नियमावली से कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देशों को लिया है। आपकी जो विज्ञप्ति आई थी उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को मांगा जा रहा है उसका कटआउट आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, आपको मैं एक चेकलिस्ट देने जा रहा हूं और उस चेकलिस्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखने में, और जब भी ज़रूरत होगी आप उसको प्रस्तुत कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे डॉक्यूमेंट हेतु दिशा निर्देश, और ये लिया है मैंने प्रधान शिक्षक विज्ञप्ति 2024 से। और इस विज्ञप्ति में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई है वो समझेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और इसमें सबसे पहला है कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए। दूसरा है विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। तीसरा है विज्ञापन के अनुरूप सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। तो अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सारी बातें बताई हैं। चौथा है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि ओबीसी एनसीएल आपको देना होगा। और जो भी महिला उम्मीदवार होंगी उन्हें पिता के नाम से और पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पांचवा है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर, यानी कि अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल है और वो 1 वर्ष से पुराना हो चुका है तो आपको घोषणा पत्र देना होता है। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी काउंसलिंग की डेट अनाउंस नहीं की गई है और उम्मीद है कि 1-1.5 महीने तो लगेंगे ही। तो आप अभी से अगर डॉक्यूमेंट्स अपना अरेंज कर लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है इस तरह का वो निर्गत हो जाएगा। लेकिन एक क्राइटेरिया ये भी रखा गया है कि आपने जब आवेदन पत्र भरा था, आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तारीख थी उसके पहले का डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो आपने जब अप्लाई किया था उस टाइम पे आपके पास ओबीसी एनसीएल होगा। ठीक है, तो उस ओबीसी एनसीएल को आपको सबमिट करना है। छठा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ये निर्गत करना है। और महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होता है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। फिर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या इतना के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में आपने अप्लाई किया था तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। अब इसमें एक नोट पॉइंट दिया गया है, जितने भी दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन सीएमओ द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी जो है वो औपबंधिक मानी जाएगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संतुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस चीज को लेकर के था। आगे बढ़ेंगे। 10वां पॉइंट है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक दिनांक के अकॉर्डिंग बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुति लेख एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र वो प्रस्तुत करना होगा, अगर किन्हीं ने एग्जाम के टाइम पे इस तरह का कोई हेल्प लिया था तो। 11वां है भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा।
फिर है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी, इनका दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी वो प्रमाण पत्र देना होगा। और इसके बाद है इम्पोर्टेंट जो सबके लिए है, वो है आधार कार्ड और हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड की प्रति। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके विज्ञप्ति में दिए गए हैं। अब मैं आपको चेकलिस्ट देने वाला हूँ। इस चेकलिस्ट को आप खुद से बना सकते हैं और इस तरह से आपको चेकलिस्ट बना करके रखना है ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आप समय रहते अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी तरह का उसमें सुधार करवाना है या जो कुछ भी अपडेशन करवाना है वो करवा सकें। तो आपको इस तरह से एक पेज पे सिंपल रूप से बना लेना है। जैसे कि पहला है ई एडमिट कार्ड रखिए सबसे ऊपर में, ठीक है, जो परीक्षा के समय लेकर के आप गए थे एडमिट कार्ड, जो आपका मूल एडमिट कार्ड एक तरह से हो जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। आप इधर टिक कर देंगे, आपके पास है, आपके पास निश्चित रूप से होगा ही, तो टिक कर दीजिएगा। दूसरा है परीक्षा का आवेदन पत्र, आपने जो परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किया था उसका जो प्रिंट आउट निकाल करके आपने रखा था वो, इसको भी टिक कर देंगे, आपके पास है तो। अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके ईमेल पे आया होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तीसरा है मैट्रिक का अंक पत्र, इसमें भी टिक कर लेंगे, आपके पास होगा ही। फिर है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, इसी तरह से स्नातक का अंक पत्र, तीनों सत्र का इसमें रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ईयर का अंक पत्र आता है, तीनों का अंक पत्र आपको रखना है। अगर आपने कॉलेज से नहीं रिसीव किया अभी तक तो आप जाकर के रिसीव कर लेंगे, ठीक है। और फिर स्नातक का प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र भी अगर आपने इश्यू नहीं करवाया है तो आप उसको भी अभी से जाकर के इशू करवा लीजिए, आपको मिल जाएगा। 15-20 दिन में वो आपको दे देंगे, ठीक है। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ फी वगैरह लगता है, एप्लीकेशन देना होता है, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और स्नातक प्रमाण पत्र ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जाकर के ही लेना होता है। फिर है डीएलएड या बीएड का अंक पत्र आपको लगाना है, फिर डीएलएड या बीएड का प्रमाण पत्र लगाना है। इसके बाद आपके पास अगर जाति प्रमाण, जैसे कि अगर आप SC/ST के कैटेगरी में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र रखना है। अगर कोई EWS में आते हैं तो उनको EWS का प्रमाण पत्र रखना है, और अगर OBC NCL में आते हैं तो OBC NCL का सर्टिफिकेट रखना है। फिर निवास प्रमाण पत्र तो सबके लिए है, अनुभव प्रमाण पत्र सबके लिए है, आधार कार्ड सबके लिए। आधार कार्ड में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि नाम की स्पेलिंग सही हो, है ना, जो नाम लिखा हुआ है उसमें स्पेलिंग सही होनी चाहिए। आप मिला करके देख लेंगे, आपका नाम और आपके पिताजी का नाम उस पर होगा और वो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कतें होती हैं। और दिक्कत सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है जब आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा, आपको करने दे दिया जा सकता है, एक स्पेलिंग के कारण रोका नहीं जाएगा, लेकिन दिक्कत आपको तब आएगी जब आपका प्रान नंबर जनरेट होना होगा, वहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे प्रान नंबर जनरेट ही नहीं होगा जब तक आप करेक्शन नहीं करवाइएगा। तो पहले अगर आप सुधार करवा लेते तो कहीं भी फंसिएगा नहीं। और मोबाइल नंबर जो है ना आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके आधार कार्ड से। चालू मोबाइल नंबर जो भी आपका है, आपके पास जो चल रहा है, वो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो करवा लीजिए, किसी भी आधार सेवा केंद्र पे जाइए, वो 1 सप्ताह में हो जाता है। पैन कार्ड ये वैकल्पिक मैंने रखा है, पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ती है, आफ्टर ज्वाइनिंग आपको जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए आपको पैन कार्ड भी अपडेट करके रखना है। इसमें भी नाम का स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो। अगर इस तरह से आप चेकलिस्ट बना करके रखते हैं और आप टिक लगा करके रखते हैं कि ये सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जो नहीं है अगर या फिर जिसमें सुधार करवाना है आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, रेड पेन से हाईलाइट कर लीजिए, फिर आप उसको सुधार करवाने में लग जाइए। 1-2 दिन के अंदर आप जाइए आधार कार्ड सेंटर पे और आप उसमें सुधार करवा लीजिए, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसके बाद एक नोट पॉइंट मैंने रखा है, आप इसको ध्यान देंगे कि अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एक अच्छे फाइल फोल्डर में संभाल करके रखिए। मार्केट में बहुत सारे फाइल फोल्डर मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, वो आप खरीद लीजिए और उसमें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अच्छे से संभाल करके रखिए। और दूसरा काम ये करना है कि अपने सभी डॉक्यूमेंट के 2-2 प्रति करा करके सेल्फ अटेस्टेड करके फाइल फोल्डर में संभाल करके आपको रखना है। तो अगर आप काउंसलिंग के समय जाते हैं, फोटोकॉपी आपको देना होता है, वो जमा हो जाता है, ओरिजिनल से वो चेकआउट करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे प्रस्तुत करनी होती है। ओरिजिनल आपको वापस मिल जाएगा और आपका सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ सारा डॉक्यूमेंट रख लिया जाता है।